आज स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में और माँ सरस्वती के इस विशाल प्रांगण में विराजमान सभी अतिथि गणों को मान्य त्यागी और केशव शर्मा का सुप्रभात। जय हिंद। मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी आदरणीय कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर का, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैल्या मैम का, प्रोफेसर वीसी डॉक्टर अभय शंकर देवगौड़ा सर का, डॉक्टर देशराज सर का और प्रोफेसर अशोक त्यागी सर का। आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विभागों के विभाग अध्यक्षों व सभी प्रशासनिक अधिकारियों का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। जैसे कि यह विविध है, यहाँ कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस शोधपीठ और होटल मैनेजमेंट कॉलेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है, जो कि सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है। आज हम इस दिन को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सेना मेडल कि वो आएँ और ध्वजारोहण कर हमारा मनोबल बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय, लीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझ संग जीवन पाए। हर पन आए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय हरियाली का संदेश देता है और आपको अपने आसपास हरियाली भी दिखाई दे रही होगी। हमारे विश्वविद्यालय में ये परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत पौधों के साथ करते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी डॉक्टर देशराज सिंह, आपका नेताजी से संबंधित साहित्य में अच्छा अनुभव रहा है। आप खरखोदा इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य होने के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस शोधपीठ के अध्यक्ष भी हैं, कि वो आएँ और अपने अमूल्य वचन से हमें अभिभूत करें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस शोधपीठ की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस शुभ स्वराज्य दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति श्रद्धेय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी, उनके विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित विभिन्न महाविद्यालयों के डीन, प्रोफेसर्स, अध्यापक और विभिन्न महाविद्यालयों से संबंधित अध्ययनरत हमारे भविष्य के, भारत के भविष्य के
उच्च कोटि के नागरिक बनने वाले हमारे छात्र और छात्राएं एवं आमंत्रित अतिथि महानुभाव, इस पवित्र दिन का नाम इस महान विश्वविद्यालय की ओर से स्वराज दिवस रखा गया है और इस स्वराज्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस पर्व पर हमारे से अभिप्राय जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं, सेवारत हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि इस विद्यालय की गरिमापूर्ण परंपराओं में जो ये 3 दिवस जोड़े हैं नेताजी के नाम पर, उनके जन्म दिवस पर, ये विश्वविद्यालय का अध्ययन क्षेत्र और अध्यापन क्षेत्र ऐसा है कि भविष्य के लिए जो भी सिखलाई है और वर्तमान में हम जो भी सीख रहे हैं उनमें कोई त्रुटि ना रह जाए। भविष्य में हम जिन चीज़ों को यहाँ सीख कर जा रहे हैं अपने अध्ययन काल में, भविष्य में हमें जो दायित्व मिले देश की सेवा में, उस दायित्व का निर्वहन हम सही रूप में कर सकें। ये साधारण दिवस नहीं है। 30 दिसंबर इस इतिहास का वो पहला दिन है जिस दिन स्वराज की, स्वतंत्रता की और देश की आज़ादी की नींव रखी गई थी। कैसे रखी गई थी पहले भी मैं बतला चुका हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं 1-2 बातें बतलाता हूँ इस तरह की। जापान संपूर्ण एशिया में, एशिया और यूरोप ये दोनों मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। उस यूरोप के भी 3 कंट्रीज़, एक जर्मनी, दूसरा इटली और तीसरा रशिया। आधा रशिया हमारे एशिया में है और आधा रशिया यूरोप में है। ये 3 कंट्री मिलकर संसार में सबसे बड़े क्षेत्रफल का हिस्सा हैं। इन तीनों कंट्रीज में, इन तीनों राष्ट्रों में नेताजी ने जापान पहुंचने से पहले भारतवर्ष का प्रभुत्व कि भारत क्या था, क्या है और क्या बनना है, इन तीनों प्रश्नों को हल कर दिया था जापान पहुंचने से पहले। और जापान जब पहुंचे तो नेताजी से भी अग्रिम भूमिका में जिनका नाम आना चाहिए वो थे श्रद्धेय श्री रास बिहारी बोस जी। रास बिहारी बोस जी में और नेताजी में केवल अंतर इतना था कि प्लानिंग में, योजना बनाने में सारे संसार में रास बिहारी बोस जी की तुलना का कोई भी नेता नहीं था। जब नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया, यानी आज़ाद हिंद सरकार बना दी, उसमें मिनिस्टर बना दिए और मिनिस्टर बनाने के पश्चात जैसे ही घोषणा की आज़ाद हिंद सरकार की, संसार के 9 बड़े देशों ने, जो जिनकी सैन्य शक्ति अधिक थी, उन्होंने घोषणा होते ही उस सरकार को मान्यता देनी प्रारंभ कर दी। उसका नाम भारत सरकार से पहले एक शब्द और जोड़ दिया, अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार। अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा होते ही 9 राष्ट्रों ने उसको मान्यता दे दी। अब मान्यता मिलने के पश्चात देखिए, नेताजी सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। सुपर ह्यूमन श्रेणी में, सुपर ह्यूमन कैटेगरी में जिनकी गणना की जाती है, उस श्रेणी में थे। उनको संपूर्ण कि ये काम मैंने कर दिया, सरकार मैंने बना दी, अब अगला काम क्या है, मान्यता मिलनी प्रारंभ होगी, अगला मेरा काम क्या है। सबसे पहले जिन राष्ट्रों ने मान्यता दी, उन राष्ट्रों का आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने ग्रेटर एशिया असेंबली बुलाई। महान एशिया असेंबली में वो उपस्थित हुए
और सबको विधिवत सबका आभार प्रकट किया और आभार प्रकट करने के तुरंत पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ किया। इन शब्दों के साथ ये इस विश्वविद्यालय की परंपरा बन गई कि यहाँ पर जन्मदिन का नाम पराक्रम दिवस, 21 अक्टूबर का नाम स्वतंत्रता दिवस और आज 30 दिसंबर का नाम स्वराज दिवस। इसलिए आपका ये विश्वविद्यालय इन नेताजी के 3 महान कार्यों के माध्यम से विश्व को संदेश देता रहे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मेजर देशराज जी, CEO डॉक्टर सल्याराज, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अभय, अशोक त्यागी जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, all directors, principals, faculty members, invited guests, my dear NCC students, and all those students who have been standing here for a long time, almost 1.5 hours. आज के दिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है इस बात को देख के कि जिस कोर वैल्यूज़ पे सुभारती यूनिवर्सिटी और सुभारती चल रहा है उसके परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने दिख रहे हैं। वो आज की इस सभा को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि जो जोश मैंने बच्चों के अंदर देखा और जिस तरह से उन्होंने अपने छोटे से वक्तव्य या कविताओं को तैयार किया, ये शायद इन्होंने अपने जीवन में पहले ना किया हो, मुझे लगता है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता नहीं है कि 30 जनवरी का ये दिन जिसको हम सुभारती में स्वराज दिवस के नाम पे मनाते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशंस में या किसी और कॉलेज में या किसी और विश्वविद्यालय में मनाया जाता होगा। आप जब फर्स्ट ईयर में यहाँ सुभारती में आए और आपका जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप लोगों को बताया गया कि सुभारती यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनोखा विश्वविद्यालय है। वो अपनी लीग की शिक्षा के साथ साथ आपको जोड़ता है आपके पास से, मीन्स आपकी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से। और भारतीय संस्कृति में भी वो समय जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय रहा है, करीब करीब 100 साल का, 200 साल का, 1857 से लेकर के 1947 का जो पीरियड रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का समय रहा है, वो एक बहुत बड़ा समय था हमारे इतिहास में, जिसने हमारे भविष्य को बदल दिया। और हम जिस भविष्य की तरफ जा रहे हैं वो उसी का परिणाम है जिसको हमने 1857 से और 1947 तक देखा। इस बीच कितनी विभूतियाँ आईं, कितने शहीद हुए, कितने लोगों ने अपने विचारधाराएं दी और कितने लोगों ने समाज सुधार के लिए काम किया, वो अलग अलग विषय हैं। इतिहास के विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा इतिहास में कहाँ गलती हुई, इतिहास को स्वतंत्रता के बाद किस तरह से मोड़ा गया, क्यों मोड़ा गया, क्या पॉलिटिकल इश्यूज थे। अभी जिस छात्रा ने एक कविता पढ़ी, उस कविता के माध्यम से यदि आप सुने तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा क्या मजबूरी थी कि इतिहास हमको सही ढंग से नहीं बताया गया। उसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी नेता, जिनके बारे में हमको, हमारी जनरेशन को जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं और आपकी जनरेशन जो अभी फ्यूचर की जनरेशन है, उनको नहीं बताया गया, बताना जरूरी था। और आज के दिन जब हम याद करते हैं अपने प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस को,
तो मैं इतिहास की बात नहीं करूँगा, उनका इतिहास आप लोग सब पढ़ें, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे लिटरेचर है, बहुत सारी कविताएं हैं और आपको मिल जाएगा, आप ढूंढें आपको मिल जाएगा। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, ताकि हम उन प्रेरणाओं का इस्तेमाल कर अपने भविष्य को ऐसा बनाएं जो वो चाहते थे। जिस देश की कल्पना उन्होंने की थी उस देश को हम कैसे बनाएं, उसके लिए मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। एक, उनका वाक्य था जिस पे वो चलते थे, निष्ठा, कर्तव्य परायणता और बलिदान, 3 शब्द। ये उन्होंने अपने सैनिकों को बताया कि 3 चीज़ों पे आपको काम करना है। निष्ठा, सत्य निष्ठा, आपकी अपनी देश के प्रति सत्य निष्ठा होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी कर्तव्य परायणता का पूरा ध्यान होना चाहिए। और तीसरा, आपको देश के प्रति बलिदान, सर्वोत्तम बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही 3 चीज़ें जो आज की हमारी फौज है, या आज जैसे डॉक्टर सल्याराज ने कहा कि जो फौज आज सीमाओं पे बैठी हुई देश के रक्षा कर रही है इस ठंड में या भीषण गर्मी में, या कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि सामान्य लोगों के लिए मुश्किल है जीना, उसमें रह कर के देश की रक्षा कर रही है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं, वो अपनी देश के प्रति निष्ठा के एक प्रदर्शन कर रही हैं और उनके अंदर बलिदान की भावना पूरी भरी पड़ी है। यही सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि केवल सैनिकों के अंदर हो। यदि हर नागरिक के अंदर ये तीनों चीज़ें हों तो हमारा देश, ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे इज़राइल में हर किसी को ज़रूरत है कि वो 5 साल या कुछ फ़ौज में नौकरी करे, और भी कई देश ऐसे शुरू कर रहे हैं कि उनको निष्ठा और बलिदान को, ये 3 चीज़ें सिखाने के लिए फ़ौज की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये पॉसिबल होगा, लेकिन यदि हम शिक्षा के माध्यम से जहाँ जहाँ हम शिक्षित हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें शिक्षा दी जा रही है, इन चीज़ों को हम इम्बाइब करें, और जो सुभारती का सपना है कि हमारे जो भी स्टूडेंट सुभारती से निकले वो केवल ज्ञान, स्किल और एटीट्यूड के साथ ही ना निकले, बल्कि उनके अंदर सेवा और राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरे। और उन्हीं संदर्भ में ये हम सब सुभारती दिवस को मनाते हैं कि ताकि आप लोग इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में सोचें और इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। दूसरी चीज़, सुभाष चंद्र बोस से एक प्रेरणा और हमें क्या मिलती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में जहाँ भी हो अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। अब आप कैसे समझें कि हमारी कमजोरी क्या थी। हम तो परतंत्र देश के वासी थे। हमारे जितने भी POWs थे, जो वर्ल्ड वॉर के POWs थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि जापान ने कैप्चर कर लिए थे, उन प्रिजनर ऑफ वॉर्स को उन्होंने संगठित किया सारे के सारे, और उनसे अपनी, और जो हमारे देश के लोग विदेशों में रहते थे, सबको संगठित करके एक सेना तैयार करी थी। जैसे कि देशराज जी ने कहा कि उससे पहले हमारे और भी तैयारी हो चुकी थी, बट उनको संगठित रूप से और उनको प्रेरणा देने का काम सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ये कमजोरी को उन्होंने एक स्ट्रेंथ बनाया, एक ताकत बनाया। दूसरी चीज़, उन्होंने ये देखा दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। हमारी वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और एलाइड फोर्सेस ये सब युद्ध कर रही थी, इंग्लैंड एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट युद्ध कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इस वक्त का फ़ायदा हमें ये उठाना चाहिए कि जर्मनी से मिल करके हम अपने आप को, सेना को सुदृढ़ कर सकते हैं
और अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने कई चीज़ें सोची और जिस तरह से उन्होंने सोचा बहुत दूरदृष्टि से, उसका एक आपको मिलता है उदाहरण जब वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। तो उस वक्त उन्होंने जो देश की कल्पना की थी वो आज के दिन बिल्कुल वही होने जा रही। जैसे कि त्यागी जी ने कहा हमारी शिक्षा पद्धति, वो शिक्षा पद्धति के बारे में वो यही कहते थे। आज हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की, उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात तब कही थी कि हमारे देश में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो हमारे देश में बनने चाहिए। जब उन्होंने अपनी 5 ईयर प्लानिंग की घोषणा करी थी, जब वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, कई लोगों को उस वक़्त पसंद नहीं आई थी वो चीज़, बट उन्होंने जो देश की कल्पना की थी उस देश की कल्पना अब धीरे धीरे जो आज की सरकार है उन चीज़ों को ले रही है और उन चीज़ों को साकार रूप दे रही है। तो कई और चीज़ें हैं जो सुभाष चंद्र बोस की जीवन से हमें मिलती है कि हमें देश सर्वोपरि होना चाहिए, हमें अपना बिल्कुल ध्यान। जब वो कि ICS की परीक्षा में पास हो चुके थे, उनके सामने एक बहुत अच्छा भविष्य था, वो अंग्रेज़ों के एक बहुत अच्छे अफसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, गांधी जी की संपर्क में आ गए पहले। उसके बाद लगा कि गांधी जी से विचार उनके नहीं मिलते हैं, जिस तरह के गांधी जी के विचार हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के, इसमें तो कई 100 साल लग जाएंगे। उन्होंने अपना विचार बदला और अपना एक संगठन बनाने की कोशिश करी। तो इस तरह से वो एक इनोवेटर थे, हर चीज़ अपने तरीके से और एक डिफरेंट तरीके से करने की उनकी इच्छा थी। तो मैं संक्षिप्त में नाव यही कहूँगा कि आप लोग उनसे प्रेरणा लें, जो कुछ उनके जीवन से मिलता है उसको जीवन में ढालें और देश को, देश की प्रगति को अपना मुख्य बनाएं। आपकी प्रगति अपने आप होएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। ऑनरेबल VC सर, प्रो VC सर, देशराज जी, अशोक त्यागी जी, all deans, all faculty members, dear students and everybody present here. आप सबको स्वराज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आज उन सभी सेनानियों को नमन करना चाहती हूँ। जितनी ठंड हमें आज यहाँ बैठ के लग रही है, खड़े होके लग रही है, हमारे माइक को तो बहुत ही ठंड लग गई थी कि बंद ही हो गया था। इससे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड में, इतनी बर्फ़ में वो खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। उसी वजह से हम यहाँ आज चैन से बैठे हैं। हम सुभारती में ऐसे बहुत बहुत दिवस मनाते हैं, आप लोगों को बार बार हमारी हिस्ट्री का एहसास दिलाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कितने कितने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और शहीद हुए। इसलिए एहसास दिलाते हैं जिससे आप लोगों को पता चले कि कितनी मुश्किल से हम आज़ाद हुए हैं, कितनी कुर्बानियों से हमें ये आज़ादी मिली है। और जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है उसे बहुत संजोग के रखना चाहिए। वो सारे स्वतंत्रता सेनानी और वो सारे शहीद और वो सारे सिपाही जो आज भी उस बॉर्डर पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उनको शायद वो खाना भी नहीं मिलता। आज हम इतने स्वेटर्स पहन के भी कड़क के इस ठंड में बैठे और सोच रहे हैं कि कब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। इससे बहुत 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 ज़्यादा ठंड में वो अपने परिवारों से दूर खड़े होके हमारे लिए उस बॉर्डर पे खड़े हैं, जिससे कि हम यहाँ शांति से बैठ सकें। उन सब लोगों को हम सबको नमन करना चाहिए, उन सब लोगों को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर वो खड़े हैं तो उनके लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, वो दुकान पे सामान लेने के लिए खड़े हैं तो उनके लिए लाइन से हट जाना चाहिए। वो अगर डॉक्टर के पास गए हैं और हम डॉक्टर हैं तो उन्हें पहले इलाज देना चाहिए, वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और वो सब करना चाहिए उनके लिए जो वो डिज़र्व करते हैं और जो हमारे अंदर अभी लैकिंग है। मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि जो बीत गया उससे हमें सीखना चाहिए। जो लोग हिस्ट्री से नहीं सीखते वो आगे हमेशा पछताते हैं। जो बीत गया उससे हम सीख ही सकते हैं, लेकिन हमें आज क्या करना चाहिए, हम आज क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, आज क्या कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
जो सिपाही होता है, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, नेवी ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनके बलिदानों को शायद हम याद भी नहीं रखते। जब वो सिविल एरियाज़ में आते हैं, वी डू नॉट गिव देम द रिस्पेक्ट दे डिज़र्व एंड दैट इज़ नॉट फेयर टू देम। वी शुड, and that is the message I want to give all of you today. That is a message I always give. हम सुभारती में आर्मी ऑफिसर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ कि जो पर्सन बॉर्डर पे खड़ा है, जो पर्सन बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो तो अपना कर्तव्य कर ही रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम उन्हें वो रिस्पेक्ट दें, और हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए ये कर सकते हैं कि हम सड़क पे कूड़ा ना फेंकें, हम फेक एम्बुलेंस का सायरन ना बजाएं, और अगर एम्बुलेंस जा रही है तो उसके लिए रास्ता खाली कर दें। हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अपने देश को वैसा बना सकते हैं जैसा देश हम चाहते हैं। हम रादर देन गिविंग एग्जाम्पल्स कि देखो उस कंट्री में तो ऐसा होता है, हम अपनी कंट्री को वैसी कंट्री बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब संकल्प लें कि अपने देश के लिए वैसे सिटीजन्स बनेंगे जैसा नेताजी चाहते थे हमारे देश को बनाना, या वो हर सिपाही जो हमारे देश के लिए मर रहा है, मरता है, शहीद होता है, या आर्मी ज्वाइन करता है सोच के कि मैं अपने देश के लिए कर सकता हूँ। जो वो रोंगटे खड़े होते हैं ना, तेरी मिट्टी में घुल जावा टाइप गाने सुन के, वो बन जाएं हम। So this is one thing which I wanted to say for today, and for every day जब हम देश के लिए झंडा फहराते हैं, हम वो बने जो ये कंट्री डिज़र्व करती है। जय हिंद। सम्मानित मंच और उपस्थित सदन, आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस समय अंडमान निकोबार में ध्वज फहराया गया, नेताजी ने घोषणा की थी कि भविष्य में आज के दिन को स्वराज दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ चंद जो प्रायोजित इतिहास के लेखन की वजह से, कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महानता, उनके उत्सर्ग, उनके बलिदान, उनके त्याग और उनका जो राष्ट्र के प्रति समर्पण था, उसको छुपाने की कोशिश की गई। कभी कभी इतिहास जो प्रायोजित हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने समाज को बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है। मेरे कहने का भाव ये है कि जो इतिहास है उसको इस प्रकार से कर दिया गया, इसको लिख दिया गया कि उसमें हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी भूमिका अत्यंत क्षीण हो गई। अगर हम देखते हैं, गंभीरता का अध्ययन करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल क्रांतिकारी नहीं थे, वो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे, बहुत बड़े शास्त्री भी थे। उनके ने जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, जिसके अंदर जो है शिक्षण के साथ कमाने का, यानी कमाई भी और शिक्षण भी, ये व्यवस्था रखी है, ये बात जो है 1937 के अंदर जो है इन्होंने कही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी किसी भी नीति का, किसी भी विचार का सम्मान देश के अंदर बहुत कम हो पाया है। 15 अगस्त की रात्रि को जिस समय जो है दावत चल रही थी, तो जिससे आजकल हम जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उस समय उसको वायसराय हाउस कहा करते थे। तो वायसराय हाउस में जो दावत में थे, उसमें 2000 व्यक्तियों को बुलाया गया था। जो सारे जितने व्यक्ति थे उसमें कोई क्रांतिकारी नहीं था, क्रांतिकारी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बुलाया गया, बल्कि उसके अंदर वो लोग बुलाए गए जो अंग्रेज़ों के हमदर्द थे। उनके साथ जिस समय मदिरा का सेवन चला तो नेहरू को दिया गया, तो नेहरू ने ये बात कही, प्याला लेते हुए, लॉर्ड मार्टिन से टकराते हुए ये बात कही कि सेव गॉड सेव किंग, यानी कि किंग को जो है, यानी कि उस समय भी जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो नेहरू जो है वो केवल कल्पना किस बात की कर रहे थे कि जो ब्रिटेन का राजा है वो सुरक्षित रहे। बस मैं यही बताना चाहता था कि राष्ट्र का जो है इतिहास जो लिखा गया है, वो इतिहास कहीं भविष्य में ये ना हो कि जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हम उनको ठीक से इतिहास नहीं बता पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय सुभारती। नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए मंच को नमन, सम्मुख बैठे सभी गणमान्य अतिथियों को नमन। मैं आस्था श्रीवास्तव, BA JMC प्रथम वर्ष की छात्रा,
इन 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे पड़ाव से जोड़ती हूँ। देकर जय हिंद का नारा अमर अजर हो गए प्यारा, देकर जय हिंद का नारा अमर अजर हो गए प्यारा, पूजे जिसको जग सारा, ऐसे है वो सुभाष हमारा। भारत की स्वतंत्रता में लाखों वीर और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया। माँ भारती के दिव्य मंदिर में अपने जीवन को उत्सर्ग करने वाले पावन तालिका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण स्थान है। आज का दिन अर्थात 30 दिसंबर केवल भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन नेताजी ने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य से चुनौती देते हुए अंडमान निकोबार पे आज़ाद हिंद फौज का ध्वज फहराया था। अंडमान निकोबार द्वीप पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन था, लेकिन बाद में जापान ने इसे हासिल करके नेताजी को दे दिया। आज इस द्वीप को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने मंच संचालक साथियों से निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपना कार्यभार संभालें। जय हिंद। To begin, today's day is significant because place is not just another location in the country, but it was witnessed that extremely important because exactly 79 years ago on December 30, 1943, Netaji Subhash Chandra Bose hoisted the national flag for the first time on Indian soil at the Port Blair and announced the Iceland for the first. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. The personality who has given this slogan was Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 into a wealth and a privilege in a large Bengali family in Odisha during the British Raj. The only recipient of the Anglo-centric education, he was sent after the college to the England for the civil service examination. He succeeded in the distinction in the vital first exam but demurred at taking the routine final exam, citing nationalism to be the higher calling. भले ही कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन नहीं कि खून पर इल्ज़ाम आ जाए. मेरे देश की आवाम उसे रहने तक नहीं देगी, मुझे सौगंध शुबास अगर बिना आज़ादी के वापस आ जाए. Returning to India in 1921, Bose joined the nationalist movement by the Mahatma Gandhi and National Congress. He followed Jawaharlal Nehru to the leadership in a group within the Congress which was less keen to the constitutional reform and but openly for the socialism. In April 1941, Bose arrived in Nazi Germany where the leadership offered unexpected but equivocal sympathy for the India's independence. German funds were employed to open a free Indian centers in the Berlin. A 3,000 strong Free Indian Brigade was recruited for the among Indians PWO captured by Erwin Rommel's Africa Corpus. By the spring of 1942, the German army was mired in Russia and Bose became keen to move to Southeast Asia when Japan had just won quick victorious Adolf Hitler during his only meeting with Bose in late 1942 offered to arrange a submarine. During this time, Bose became a father. When Japanese supported, Bose reformed Indian National Army INA, which comprised Indian prisoners of the war of the Indian Army who had been captured by the Japanese in the Battle of Singapore. Upper governmental of Free India was declared on the Japanese-occupied Andaman and Nicobar Island and was nominally presided by the. Although Bose was unusually driven and charismatic, the Japanese considered him to the militarily unskilled and his soldierly effort was short-lived. He died from the third-degree burns received from his overloaded plane in the crash in Japanese, but some of the Indians were not agree to accept it. His collaboration with Japanese fascism and Nazism posed serious ethical dilemmas, especially his reluctance to the precisely criticize the worst experiences and excuses to the German anti-Semitism from 1938 onwards or to offer refuge in India's to its victims. आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है. याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध सच को नकारना है और अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है. तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ही तुम्हें सजदा किया है, मगर जो खुदाओं से बढ़ के रुतबा होता है, ज़मीन हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें.
हाथ उठाकर दुआएं पड़ी हैं मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए, जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, ज़मीन खून से ही लालाजार करता कौन, हज़ारों लोग हैं ज़माने में ही तो हमारे वास्ते ही मुस्कुरा के मरता कौन। We as educationalists, as a student, we study about these personalities, the great personalities who actually sacrifice their lives for ourselves, for the independence of India. But what actually the importance lies if we aren't educated and well aware about these things? The time when we realize the importance of these ideology as Subhash Chandra Bose, the entire country going to reform. अगर ये विचारधारा एक भी बच्चे के अंदर मन में दस्तक दे दे तो हर एक मकान से, हर एक घर से एक सुभाष पैदा हो सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जो कफन बांध कर चलते हैं, जो सलीब ताम कर चलते हैं, निस्वार्थ निष्काम निरंतर जीवन और मृत्यु की सरहद लांघ कर चलते हैं। 7 बच्चों को माँ बाबा का, नानी की कहानी भी है कुर्बानी, उन जवान दिलों की टोली की अब के याद रहे कुर्बानी। जिनके खून से पूर्ण तिरंगे का केसर भी है, जिनके नूर से रोशन हर शहर भी है, जिनके शूर से सुरक्षित हर शहर भी है, उनकी कुर्बानियों में एक मलमल की चादर भी है धानी। उन शहीदों की टोली की अब के याद रहे कुर्बानी। जंग के मैदान में सिर्फ एक जिस्म की कुर्बानी नहीं, कभी सालों तक धूप न देखे, कभी पीने को पानी नहीं। कभी यूं भी हुआ बच्चों ने सूरत तक पहचानी नहीं, घर में माँ की डांट नहीं, बच्चों की नादानी नहीं। तलवारों पर चल के आए पर चोटें उन्हें दिखानी नहीं। इन रोज़ की कुर्बानियों से बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं, इन रोज़ की बड़ी कुर्बानियों से बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं। थैंक यू एंड जय हिंद। जय सुभाष, जय सुभारती, इनकलाब जिंदाबाद। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह दीवाने, भगत सिंह दीवाने, सुनो अफसाने, सुनो अफसाने, फिरंगियों को किया बर्बाद और भारत से उन दुष्टों को मिटा के कर गए थे सियाजाद, कर गए थे सियाजाद। सरहिंद के नवाब ने चाला था ढाया, बच्चों को दीवार में जिंदे चीनवाया, जिंदे चीनवाया। डॉक्टर मुक्ति मैम करा गई, डॉक्टर मुक्ति मैम करा गई अपना चमन आवाज और जग में अपना नाम रटा गई। कर गए थे सियाजाद जो हंस हंस अपने सीसी कटा गए। जय। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवर होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज़ है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ जो इसको हंस कर लेता हो। साहस से बढ़े युवक उस दिन बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की शाही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवाने पर
हस्ताक्षर करते जाते थे। जब तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है। ये रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद की निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत भूखा उजियाला था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। ये वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर कुद्र कहरी कभी नहीं फंदे में फंसने वाला था। बांधे जाते इंसान, बांधे नहीं इलादे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, पर तूफान न बांधे जाते हैं। वह दुरंत प्रत्यक्ष सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन भागे थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह तोड़ पिंजरा तोता सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 में शोर मच गया कि वे भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, धूमिल अभी कहानी है। हमने उनकी एक नई कथा बस आज़ाद सिंह से जानी है। शुक्रिया। घोर अंधियार है उजाड़ मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश। छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश। कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। इतिहास को सजाया खादी और गुलाब से, इतिहास को सजाया खादी और गुलाब से। पूछता हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, पूछता हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं। कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं, कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए। और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। धन्यवाद। जय हिंद। आज इस गरिमापूर्ण प्रोग्राम में पधारे हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जी.के. थपलियाल साहब, मेजर जनरल, पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम हुआ और उन्होंने हमें समय समय पर एक ताकत दी इस प्रोग्राम को किस तरह से इसकी रूपरेखा बनेगी। डॉक्टर सल्याराज मैडम जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनका मार्गदर्शन अगर मैं बताऊं तो मेरे पीछे जो बच्चे खड़े हैं वो मैडम की वो हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन भी बच्चों के द्वारा होगा, तो एक बहुत ही उनका उचित हमें मार्गदर्शन था। और विशेषकर नरेंद्र को मंच दिलाने के लिए मैडम का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बेहतरीन एक हमारे कर्मी हैं जो कि देशभक्ति पूर्ण कविताएं और उनका प्रेजेंटेशन करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शोध पीठ के अध्यक्ष जी डॉक्टर मेजर देशराज जी, आपका मार्गदर्शन और आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कितनी खोज परख जानकारी रखते हैं, आपके ज्ञान का हम लाभ लेते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोफेसर अभय गौड़ा जी, हमारे प्रो वाइस चांसलर सर ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रोफेसर अशोक त्यागी जी, मेरे सहयोगी,
बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं और उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत अन्य कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे बहुत ही वो गहन चिंतन मनन करते हैं, लिखते रहते हैं। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारे डीन साहिबान का बहुत मुझे सहयोग मिला है, विशेषकर डॉक्टर पिंटू मिश्रा जी, आपने जो है हमें इस कार्यक्रम के लिए अपने विभाग के छात्र छात्राओं को देशगान के लिए और सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए वो किया है। मैं आपका विशेष आभारी हूँ। हमारे रजिस्ट्रार साहब DK सक्सेना जी, उनका विशेष रूप से मैं आभारी हूँ कि वो बराबर इस कार्यक्रम की चिंता करते रहे और समय समय पे हमें अपना मार्गदर्शन देते रहे। और इस प्रांगण में जहाँ बैठे हैं उनके प्राचार्य महोदय, अगर उनका नाम न लूँ मैं, वैभव गोयल जी का, तो ये बहुत अन्याय हुआ, लेकिन वैभव जी ने हमें बहुत सपोर्ट दिया और जो भी उनसे हमने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष उसको पूरा किया। इसके अलावा डॉक्टर संदीप चौधरी जी, डीन एजुकेशन, उन्होंने NCC के छात्रों को, कैडेट्स को हमें यहाँ पे उपलब्ध करवाया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जो हमारे और कर्मी हैं, नरेश जी हैं, हर्षवर्धन कौशिक जी हैं, सागर जी हैं, जो कि एकदम से उनको कहने मात्र की देर वो एकदम हाजिर हो जाते थे, तो उनका विशेष इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सहयोग रहा है। मैं इस कार्यक्रम की संचालन के लिए जो 2 छात्र नर्सिंग के छात्र और छात्रा नर्सिंग की, मान्या और केशव, इन्होंने बहुत मेहनत की और इनको बार बार इन्होंने बहुत कोशिश की, आते थे, अपनी कंपेयरिंग दिखाते रहते थे और बहुत अच्छा इन्होंने संचालन किया। मैं इनका भी विशेष आभारी हूँ। मैं उन प्रतिभागियों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने अपना यहाँ पे जो कविता या जो भाषण है यहाँ पे रखा, और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनको हम जगह नहीं दे पाए, क्योंकि समय की कमी के कारण हम उनको समय नहीं दे पाए। NCC कैडेट्स, आपको मेरा भी सलाम है, क्योंकि ये समय से पहले यहाँ हाजिर हो गए थे और अभी तक तैनात हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं अपने सहयोगी सभी डीन, प्रधानाचार्य, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर जो यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं, तमाम फैकल्टीज़ से मैं अंत में अपने सहयोगी जो हमारे आयोजक होटल मैनेजमेंट कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब शिव मोहन जी का विशेष आभारी हूँ। उन्होंने अपनी पूरी फोर्स को हमारे साथ लगा के रखा और कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना फुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं